Today, inshallah, we'll be starting the next chapter, which is properties of waves. We'll do some of the basic definitions, and then we'll proceed with the topic as it is. Some of the new things you will know, because almost पहले तो वही है जो हमने O level में पढ़ा हुआ है वेव्स के बारे में, मगर यहाँ पे हम जरा उसको डेप्थ में स्टडी करें. What is wave, first of all? How we define wave? And then we'll discuss different properties of the waves. First of all, a wave basically it provides a mechanism for the transfer of the material medium itself, or transfer of the energy from one point to another without the transfer of the material medium itself. आप नोट कीजिएगा कि वेव आप मूव होती हुई नजर आ रही है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, बट ऑब्जर्व द पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स आर ओनली वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन. पार्टिकल्स आगे मूव नहीं कर रहे, वो वेव के साथ आगे को नहीं जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ वो अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर रहे हैं. दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन. So, wave is a disturbance or energy that propagates energy through a medium or space, or wave provides a mode of transportation of energy. So basically, जो एनर्जी है वो मूव करती है थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव प्रोवाइड्स अ मोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी. अब हमारे पास दो किस्म की वेव्स हैं. एक वेव का नाम है मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव के लिए वी नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, जबकि दूसरे टाइप ऑफ वेव जो है उसका नाम है electromagnetic waves. Now, electromagnetic waves can even transfer energy in vacuum. So, दो किस्म की waves हैं, mechanical waves and electromagnetic waves. Mechanical waves के लिए we require material medium, मगर electromagnetic waves जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करती है even if there is no medium present in the system. So, ये दो किस्म की waves हम डिस्कस करेंगे आगे. First, we'll discuss mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो हर पार्टिकल मूव कर रहा है, और जब ये वेव इसमें से पास कर जाएगी तो पार्टिकल्स विल कम डाउन टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? या तो आप एक स्ट्रिंग ले लें, तो दीवार से बांध दें, उसको अप एंड डाउन मूव करें, दैट्स वन वे. और उसको साइडवेज मूव करें, लेफ्ट एंड राइट, दैट्स अनदर वे. या उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे तो भी आप मैकेनिकल वेव्स जनरेट कर सकते हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? नंबर वन, जब भी कहीं पे भी आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वेव कैरीज द एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स इन ऑल डायरेक्शन. जैसे पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो जो रिपल्स है वो हर डायरेक्शन में सर्कुलर रिपल्स बनते हैं. दैट मीन्स energy is transferred in all directions. हर पॉइंट जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा. ऐसा नहीं होगा दरमियान में कुछ पॉइंट मूव ही ना करे. जब एनर्जी पास करेगी तो हर पॉइंट मूव करेगा. देखिएगा इस बीड्स के केस में हर बीड जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है. ऐसा नहीं है दरमियान में कुछ बीड्स ऐसी हो जो मूव ना करें. सो हर पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा. Number 3, all particles are displaced. जब वो एनर्जी पास कर जाएगी, they return back to their original position. That is no permanent displacements after wave passes. ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई permanent displacement हो. जब एनर्जी पास करेगी तो वो डिस्प्लेस होंगे, और जब एनर्जी निकल जाएगी they will return back to their original position. नो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस. ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकल एयर में जो है वो सस्पेंड हो जाए. मीडियम के अंदर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट.
एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ द सोर्स, क्योंकि जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मीडियम पे और वो सोर्स की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं लाउडली भी बोलूंगा तो भी साउंड की जो स्पीड एयर में है वो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट चेंज इन एयर। तो मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एंड नंबर 5, एम्पलीट्यूड में डिक्रीज एज एनर्जी इज लॉस्ट। जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ। ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, एनर्जी कम होती जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स। जो पहली वेव है उसका नाम है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे कि ये नीचे वाली वेव बनी हुई है, ये ट्रांसवर्स वेव है। पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव राइट की तरफ जा रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स राइट। वेव प्रोपगेशन जो है वो राइट की तरफ है, पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरी वेव जो है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। जैसे कि हमारे पास ये एक साउंड वेव, वी हैव रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, और वो इसी तरीके से कंप्रेशंस आगे मूव करेंगे। इसकी मैं डायग्राम बनाता हूं, जरा बोर्ड के बाद देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। जब आपसे कहा जाए कि ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करें, ट्रांसवर्स वेव आपने इस तरह ड्रॉ करनी। सो स्टार्टिंग पॉइंट से एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके जो डिस्टेंस बनता है वो वेवलेंथ है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए फाइंड द वेवलेंथ ऑफ कंप्रेशनल वेव्स, तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वर्टिकली, इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसमें से वेवलेंथ को डिटरमिन करना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर। वैसे ट्रांसवर्स वेव में सेंटर ऑफ कंप्रेशन क्या होता है? नहीं, ट्रांसवर्स वेव में नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। सर पता नहीं, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में। हाँ, उसमें ट्रांसवर्स वेव बनी तो उसमें सेंटर ऑफ कंप्रेशन था, इस तरह उन्होंने सवाल किया था। नहीं, ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। वो बेसिकली उन्होंने रिलेट करना होता है कि इसको आपने अगर डायग्राम बनानी है तो कैसे बनाएंगे। यानी कि अगर आपने कंप्रेशनल वेव की का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इस केस में जो कंप्रेशन होती है उसको हम हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, रेयर फ्रैक्शन को लो से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई, रेयर फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लो। बेसिकली ये प्रेशर की बात कर रहे होते हैं। ओके सर। इसको इस रेफरेंस से याद मतलब पूछते हैं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे ज्यादा होगी, कंप्रेशन में ज्यादा होगी तो हाई से रिप्रेजेंट हो जाता है, और रेयर फ्रैक्शन में भी उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम उसको नेगेटिव में लिखा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट इज कंटिन्यूस वेव। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज अ कंटिन्यूस वेव, देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूं कंटिन्यूस वेव। अब इसमें आप नोट कीजिएगा कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो किसी टाइम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं। विद टाइम देखेंगे तो पार्टिकल्स विल बी कंटिन्यूसली मूविंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको आप वेव फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो कंटिन्यूस वेव, वेव फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए हम इसको साइन कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूं।
अगर आपसे कहा जाए किसी भी ट्रांसवर्स वेव को या लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको हमेशा साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन जो सबसे कॉमन आता है वो ये आता है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा और कौन सा पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेंगे। मैंने आपको दिखाया था कि कुछ पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करेंगे और कुछ पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो हाउ टू नो कि विच पार्टिकल विल मूविंग अपवर्ड या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, हमें यह मालूम है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इसके लिए मैं इसकी नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करूंगा। मैंने इसकी पिक्चर ले ली, अब इससे अगली स्टेज की जो पिक्चर है वो मैं लूंगा और वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हमेशा ड्रॉ करने का मेथड क्या होगा कि आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है थोड़ा सा आगे बढ़े। अब यहां से मैं दोबारा वेव ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह आप भी ड्रॉ कीजिएगा। ये मैं इसकी नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहा हूं कि ये क्रेस्ट कुछ देर के बाद यहां पहुंच गया। और ट्रम्प भी अपनी जगह से आगे मूव कर गया। ये हम इसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके दैट वेव हैज मूव फॉरवर्ड। वंस वी हैव ड्रॉन दिस नेक्स्ट स्टेज, जो मैं डॉटेड बनाई है, इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूं, आसान होता है। डॉटेड बना लें, उसके बाद चाहे इसको बोल्ड कर लें इफ यू वांट टू, नहीं तो डॉटेड कर दें। तो ये मैं नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि ये वेव अपनी अगली स्टेज में एक स्टेप आगे चली गई। सो अब मैंने देखना ये है कि कौन सा पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा और कौन सा पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा। जरा गौर से देखिए, बताइएगा ये जो मेरी पोजीशन ओ से रिप्रेजेंट हो रही है ये किस तरफ जा रहा है, इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है। इसकी नेक्स्ट स्टेज ये है, इसका मतलब है ये पार्टिकल ओ नीचे की तरफ मूव करेगा। व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल ए, The downward, इट विल मूव डाउनवर्ड और इसकी नेक्स्ट स्टेज की पोजीशन जो है वो ये बन रही है। व्हाट अबाउट पार्टिकल बी, upward, व्हाट अबाउट पार्टिकल ए डैश, the downward, व्हाट अबाउट पार्टिकल ओ डैश, the downward. बिल्कुल डाउनवर्ड है। ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन में आ रहा है, तो ये यहां पे आ रहा है। Yes, sir. अच्छा जी, व्हाट अबाउट पार्टिकल एक्स, Upward, व्हाट अबाउट पार्टिकल एक्स डैश, upward, ओके जी, व्हाट अबाउट पार्टिकल वाई, downward, व्हाट अबाउट पार्टिकल वाई डैश। downward. इस तरीके से आपने जब नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ कर ली तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा, कौन सा पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा। चलिए मैं एक और पार्टिकल मेंशन कर रहा हूं, दिस इज पार्टिकल डब्ल्यू। Sir, it will remain at the same position, इट विल नॉट मूव। व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल, same position, व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल। same position. तो इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो नेक्स्ट स्टेज में मूव नहीं कर रहे होंगे। ऐसे पार्टिकल्स को हम कहेंगे दे विल रिमेन स्टेशनरी। मैं इसकी पिक्चर खींच करके ग्रुप में डाल रहा हूं, उसको जरा आप ड्रॉ दोबारा कर लेना ताकि आप इसको एक्यूरेट ड्रॉ करके पार्टिकल की तो मूवमेंट। सर क्या इन पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी नहीं होती कि ये मूव नहीं करेंगे या फिर? ये तो एनर्जी उनमें से मूव करती जा रही है ना, एनर्जी उनमें से मूव करती भी जा रही है, वो सिर्फ अपने आप को एनर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। यानी कि बेसिकली ये पार्टिकल्स
एनर्जी जो वहां से जा रही होती है, वेव जा रही होती है, उसके मुताबिक अपने आप को उस पोजीशन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। और इनके जरिए आप बता सकते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। एक्स वाई जेड पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा। अब अगेन सेम डायग्राम, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दिया। अब मैं यहां बात करता हूं फेज। 2 points are said to be in phase if they are moving in the same direction with the same speed and have same displacement from the rest position. ऐसे पार्टिकल्स को इन फेज कहा जाता है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कुछ पॉइंट जैसे मैंने अपनी डायग्राम में मार्क किए थे, ओ और ओ डैश, एक्स और एक्स डैश, इस तरीके से मैं यहां पे भी मार्क कर रहा हूं। ए, जरा गौर से देखिए, बताइएगा ए के साथ कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो इन फेज है। ए इज एट द टॉप ऑफ द क्रेस्ट। तो नोट कीजिएगा ए के साथ जो पार्टिकल इन फेज है वो ए डैश, बिकॉज ए भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ए डैश भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन भी सेम है, उसकी स्पीड भी सेम होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। ओके, एक और पार्टिकल देखिएगा, ओ, ओ डैश, they are also in phase because they have the same position, same direction of motion, and same speed. What about B? B के रेफरेंस से this is B dash. Same position, same direction of motion, and same speed. What about C? And Yes, sir. C and C dash. ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है ये भी, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है ये भी, इसका मतलब है ये भी इन फेज है। तो जब भी हम बात करते हैं द 2 पॉइंट्स आर इन फेज, उसका मतलब ही ये होता है कि उनकी वेव के रेफरेंस से सेम पोजीशन है, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, और उनकी स्पीड भी सेम है। ये डेफिनेशन है फेज की, और इस तरह हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से पार्टिकल्स इन फेज। अब वेवलेंथ क्या होगी? सर इन फेज से मुराद है कि जो पिछली वेव में जो पॉइंट है, अगली वेव में उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उससे उनको कंपेयर करते हैं। जब मैंने एक पहली वेव के पार्टिकल बताए थे, इसी पार्टिकल पे एक पहली वेव जो गोल बनी हुई है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये अगली अगली अगला हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट आपस में इन फेज होंगे बिकॉज ये ए पॉइंट भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला ए पॉइंट भी नीचे की तरफ जा रहा है। ओके सर, ओके। और अगर हम दो कंसेक्यूटिव इन फेज पॉइंट लेते हैं, जैसे ए और ए डैश है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ कहते हैं। सो ए और ए डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है, इट इज द वेव लेंथ। ओ और ओ डैश के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, इट इज द वेव लेंथ। सी और सी डैश के दरमियान में डिस्टेंस होगा, वो भी वेव लेंथ है। और बी और बी डैश के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो भी वेव लेंथ है, बिकॉज ये दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं जो इन फेज। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं यस सर। कि क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर है। इस तरह ट्रफ से ट्रफ तक का भी, और स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव का डिस्टेंस जो होता है वो भी वेवलेंथ होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। यहां पे सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। व्हाट आर क्रेस्ट? दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ फेज क्रेस्ट, पॉइंट्स। दिस इज ट्रफ, दिस इज ट्रफ। हाई पॉइंट्स, हाईएस्ट पॉइंट्स है जो पीक्स है, और जो लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं उनको हम ट्रफ्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, आप नोट कीजिएगा, ये पॉइंट पी मैंने मार्क किया हुआ है। पॉइंट पी का सेंटर से जो डिस्टेंस बन रहा है शॉर्टेस्ट,
उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जबकि एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड। चाहे पॉजिटिव में ले ले चाहे नेगेटिव में ले ले, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्लियर? जैसे कि इस Yes, केस sir. में एम्पलीट्यूड इज 0.5 और पी पॉइंट क्योंकि मिड पॉइंट बन रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो बनेगी वो 0.25 बन रही है। तो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। और ये नोट कीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ। क्लियर? ये मेरा पहला ग्राफ था विच इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। अब आता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। अगर हम एक पार्टिकल को देखें तो आप नोट कीजिएगा, पहले पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर टॉप पे पहुंचता है, वहां से वापस नीचे सेंटर में आता है, फिर नीचे जाता है और फिर वापस आता है। ये उसकी एक ऑसिलेशन है। अगर हम विद टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी एक साइन कर्व भी बन रहा है, मगर ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां पे जब मैं बात करता हूं ऑसिलेशन के पार्टिकल की, ये वो ऊपर गया, सेंटर में आया, नेगेटिव गया, वापस आया, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। दैट इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के जो टाइम रिप्रेजेंट हो रहा होता है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। जैसे कि इस केस में टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। Time taken to produce one complete oscillation. Similarly, frequency. Frequency क्या होती है? It is number of oscillations per second. कि एक सेकंड के अंदर कितनी दफा वो ऑसिलेट करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 1/t 1 रेसिप्रोकल टाइम पीरियड लेंगे, तो दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। वेव स्पीड, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी और वेव पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। और ये बेसिक सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम डिस्टेंस 1 वेवलेंथ लें, उसका टाइम जो होगा वो टाइम पीरियड होगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड इज स्पीड, और 1 टाइम पीरियड क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए हम स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है और आपको स्पीड मालूम है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं v ओवर एफ से। इसी तरीके से अगर आपको वेवलेंथ मालूम है तो v ओवर लैम्डा लगा के आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वेव। इसके दिस वन हम बाद में करेंगे क्वेश्चन जो है। पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं फेज का। व्हाट इज फेज? अगेन आई रेफर टू द बोर्ड। पॉइंट्स के दरमियान में फेज एंगल निकालना। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके लिए सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है वेव का। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मैं इसकी मोशन को रिलेट कर रहा हूं विद अ सर्कुलर मोशन। इसके पीछे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सर्कल।
अब नोट कीजिएगा, मैं ये पार्टिकल्स मेंशन कर रहा हूं, ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है वेव का भी, और इस पार्टिकल का जो इस सर्कल में मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव करके O से A पे आ गया। इसी तरीके से जब मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो ये भी O से A पे आ रहा है। फिर ये पार्टिकल मूव करके A से B पे आ रहा है, तो यहां भी नोट कीजिएगा ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। वेव का ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ गया। इसी तरीके से ये पार्टिकल B से C पे आ गया, तो वेव की पोजीशन भी C जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे आ जाती है। और जब ये कंप्लीट रोटेट करके वापस आ जाएगा तो ये वेव भी कंप्लीट हो जाएगी और ये पॉइंट डी आ। तो आप नोट कीजिएगा कि दोनों की मूवमेंट को अगर मैं प्लॉट करता हूं, वेव को तो मैंने पहले प्लॉट किया हुआ है, इसकी मूवमेंट को मैं अगर प्लॉट करता हूं तो ये मूवमेंट भी बिल्कुल वैसे ही प्लॉट हो रही है जैसे कि दे आर आइडेंटिकल इन दैट सेंस। अब हम पॉइंट्स के दरमियान में एंगल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। सर्कल के अंदर O और A के दरमियान में क्या एंगल है? इट इज 90 डिग्रीज। तो इस तरीके से वेव में जो दो पोजीशन आपको नजर आ रही है, हम कहते हैं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन O एंड A। जिस तरह यहां पे O एंड A के दरमियान में एंगल जो है वो 90 बन रहा है, इस तरह वेव अगर बनी हुई है आपके पास और वो कहता है कि बताइएगा O और A में क्या फेज डिफरेंस है, तो जो एंगल यहां बन रहा है उसी का रेफरेंस देते हुए हम कहेंगे कि वो 90 डिग्रीज। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 360 डिग्रीज को हम 2 पाई रेडियंस कहते हैं। इस लिहाज से जो हमारा फेस एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, बिकॉज O और A में जो एंगल है वो 90 है। इस तरह यहां पे भी इन दो के दरमियान में जो एंगल रिप्रेजेंट होगा वो 90 रिप्रेजेंट होगा। और अगर फेस डिफरेंस की बात कहेंगे तो हम इसको पाई बाय 2 रेडियंस भी कह सकते हैं। ओके, व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन O एंड B? नोट कीजिएगा O एंड B, ये पूरा यहां से यहां तक ये एंगल बन रहा है O और B का। इट इज रिप्रेजेंटिंग। इसी तरीके से O और B ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा उसको भी हम 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। O और C में हमने जाना एंटी क्लॉकवाइज में। फेज डिफरेंस बिटवीन O एंड C, इट इज 270 डिग्रीज। यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको फेज डिफरेंस कहा जाता है या फेज एंगल कहा जाता है। तो यहां पे भी O और C में जो फेज डिफरेंस होगा वो 270 डिग्रीज या 3 पाई बाय 2 रेडियंस बन जाएगा। O एंड D और 360 को हम 2 पाई रेडियंस कह सकते हैं, बिकॉज 360 इन रेडियंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 360 डिग्रीज, 2 पाई रेडियंस। इस तरह किसी भी पॉइंट के दरमियान में फेज डिफरेंस अगर निकालना होगा तो उसके पीछे हम उसको रिलेट करेंगे एंगल के साथ, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। तो दो पॉइंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस निकालने का इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना। चलिए बताइएगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और 90 B में क्या degrees. फेज डिफरेंस है? A and B, sir. 45 degrees. ये दिस एंड दिस 40. Yes, sir. Oh, sorry, that is 90 degrees. 90 डिग्रीज, पाई बाय 2 रेडियंस। Okay, जी, what is the phase difference between A and C?
180. और पाई रेडियंस। ओके जी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई? B and E. हाँ जी, बी एंड ई। बी से 270. लेकर डी तक तो 180 हो जाएगा, Yes, sir. और 180 के 270. बाद 180 plus 90. हाँ तो कितना होगा? 270. 270 डिग्रीज और 3 पाई बाय 2 रेडियंस। इस तरह आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस निकाल सकते सर क्या कभी एग्जामिनर इन मिडिल ऑफ द वेव कहीं से भी पूछ बिल्कुल सकता कह है? सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वेव बनी हुई है और वो कहता है जी ओ और पी में क्या फेज डिफरेंस है। अब पी तो मिड पॉइंट पे बन रहा है, इसके लिए भी हम पीछे सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, मैं सर्कल बनाता हूं, यहां से इसको बैकवर्ड लेके आऊंगा, जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा वहां पे मैं लाइन बनाऊंगा और ये एंगल नाप लूंगा। बट दिस इज अ रफ मेथड, दिस इज अ रफ रफ मेथड। असल तरीका क्या है, देखिए गौर से देखिएगा, यहां पे स्केल बना हुआ होगा, बिकॉज यहां पे हमने टाइम प्लॉट किया हुआ है। ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है। हम यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि यहां से लेकर एक्स की वैल्यू चेंज आ रही है। इट इज 1.5, इसका मतलब है डेल्टा एक्स 1.5 है। तो आपने वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे क्या रीड कर रहा है। दिस इज योर टाइम पीरियड, योर टाइम पीरियड इज 4 seconds, डेल्टा एक्स इज 1.5 seconds। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि टाइम पीरियड का मतलब है, अगर आपका टाइम जो है वो टाइम पीरियड हो जाए तो फेज डिफरेंस इज 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस। अगर आपका टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो जाए तो फेज डिफरेंस को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन जाएगा 2 पाई ओवर टी। और अगर आपका टाइम जो है वो डेल्टा एक्स हो जाए तो मेरा फॉर्मूला बन गया 2 पाई ओवर टी इंटू डेल्टा एक्स। ये यूनिटरी मेथड से मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है। सर हम सिंपली रेशियोज का मेथड यूज कर सकते हैं रेशियो वैसे? मेथड, ये दिस इज रेशियो मेथड, ठीक है। ठीक है सर। अब ये डायरेक्ट यहां से निकाल दिखाता हूं आपको। 4 इंटू 1.5, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4 या 135 डिग्रीज या 3 पाई बाय 4 रेडियंस।